अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एनसीईआरटी क्लास 8th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। चैप्टर का नाम है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस और ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है। टॉपिक है ए कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन। चले हम समझ सकते हैं इस टॉपिक को। दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के बीच में लगभग 300 इंडियंस ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहुत सी मीटिंग्स कर पाया। इन मीटिंग्स करने के पीछे मकसद ये था कि कंट्री को आगे किस तरह से चलाना, कंट्रीज़ का पॉलिटिकल सिस्टम फ्यूचर में अच्छा होना चाहिए, इसको फ्यूचर में अच्छा बनाना, इसको स्ट्रांग बनाना, तभी तो देश आगे तो तरक्की करेंगे जब पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा होता। ऐसी मीटिंग्स कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कर दिए। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। जिन जिन ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पार्टिसिपेट किया वो पार्टिसिपेंट्स ऑल ओवर इंडिया से आए, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से आए, सभी पॉलिटिकल पार्टी से आ गई जो इस समय पे पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिव थे। ऐसे डिस्कशन करने से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेमिंग मिला। फिर 26 जनवरी 1950 में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इसके बहुत से फीचर्स रहा। एक इम्पॉर्टेंट फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी सभी इंडियंस को वोट डालने का राइट दिया जिनकी एज 21 से अबव, चाहे स्टेट लेवल के इलेक्शन में चाहे नेशनल लेवल के इलेक्शन में। ये एक रिवोल्यूशनरी स्टेप इंडिया ने उठाया। इससे पहले यानी 1947 से पहले इंडियंस को यह अलाउ नहीं कि वो खुद लीडर्स को चुनते, बिल्कुल भी इनको वोट डालने का राइट नहीं, इसीलिए इसको रिवोल्यूशनरी स्टेप कहा गया। दूसरे कंट्रीज़ में जैसे कि यूके और यूएसए में वहाँ पे वोट डालने का राइट सिटीजन्स में ग्रांटेड किया। मतलब इन कंट्रीज़ में सिर्फ इन्हीं मैन को वोट डालने का राइट जिनके पास प्रॉपर्टी, इसके साथ साथ इन मैन को वोट डालने का राइट जिनके पास एजुकेशन। मगर जो वर्किंग क्लास मैन थे इनको वोट डालने का राइट था नहीं। फिर काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद, लॉन्ग टाइम स्ट्रगल के बाद वर्किंग क्लास मैन को वोट डालने का राइट दिया। इसके साथ साथ अमेरिका में वोमेन और ब्रिटिश में वोमेन को भी वोट डालने का राइट नहीं, लेकिन बाद में अमेरिकन वोमेन और ब्रिटिश वोमेन को भी राइट वोट मिला। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करेंगे, जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस पाया तो फिर हर एक को वोट डालने का राइट दिया, हर किसी को राइट वोट मिला, चाहे वो मेल या फीमेल, चाहे वो एजुकेटेड या नहीं, या किस क्लास से बिलोंग करते या किस रिलीजन से बिलोंग करते। कहने का मतलब कि इंडिया में हर एक को वोट डालने का राइट दिया। कब मिला? जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस पाया ब्रिटिशर से 1947 में। ये एक फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। दूसरा फीचर यहाँ पे दिया इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी सभी लोग कानून के नज़दीक बराबर। सुनो, जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस पाया तो कुछ इंडियंस ने इस समय पे ये भी बोला कि हमें ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम लाना नए नेशन के लिए जो कि सिर्फ हिंदू आइडियल्स पे ही चलते, यानी इंडिया को एक हिंदू स्टेट ही बनाना जहाँ पे पर्टिकुलरली हिंदू रिलीजियस ही रहेंगे। जैसा कि पाकिस्तान मुस्लिम आइडियल्स पे चलते, यानी पाकिस्तान रिलीजियस बेसिस पे बन गया, वहाँ पे पर्टिकुलरली मुस्लिम रिलीजियस रहा। मगर जो इंडिया के ग्रेट लीडर्स थे जैसे कि नेहरू, इन्होंने कहा कि हमें इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट बनाना जहाँ पे सभी रिलीजियस बराबर रहेंगे। वहाँ पे यानी इंडिया में हिंदू रिलीजियस को ज़्यादा स्टेटस नहीं एज कंपेरिजन टू अदर रिलीजियस से। यानी इंडिया में जितने भी रिलीजियस, चाहे सिख्स, चाहे मुस्लिम या बाकी दूसरे रिलीजन, सभी रिलीजन को इक्वल ट्रीटमेंट देना, इनको बराबरी का यानी कि दर्जा मिलना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि हमें इंडिया को सिर्फ हिंदू पाकिस्तान स्टेट नहीं बनाना जहाँ पे सिर्फ एक ही रिलीजियस रहेंगे, बल्कि हमें इंडिया को एक ऐसा देश बनाना जहाँ सभी रिलीजियस इक्वलिटी के साथ रहेंगे। ऑब्वियसली बात है, ये डेमोक्रेसी का एक फीचर है। मुस्लिम्स के साथ साथ इंडिया में लार्ज पॉपुलेशन में सिख्स और क्रिश्चियंस भी, इसके साथ साथ पारसीज और जैनस भी। इस नए कॉन्स्टिट्यूशन ने सेम राइट्स और सेम अपॉर्चुनिटीज़ दूसरे रिलीजन्स को भी दिया, सिर्फ हिंदू को नहीं बल्कि बाकी दूसरे रिलीजन्स को भी वही अपॉर्चुनिटीज़ दिया जो अपॉर्चुनिटीज़ हिंदूज को दिया। आपको समझ में? ये दूसरा फीचर। तीसरा फीचर यहाँ पे दिया, ए थर्ड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज दैट इट ऑफर्ड स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर द पोरेस्ट एंड मोस्ट डिसएडवांटेज्ड इंडियंस। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी described as a solar and a bullet on the fair name of India was abolished।
तीसरा फीचर, कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेशल प्रिविलेजेस दिया इन लोगों के लिए जो कि पोर और डिसएडवांटेज, यानी इन लोगों को भी रिच और एडवांटेज के बराबर कर दिया, इन लोगों को भी ऊपर उठाया। फिर अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस इंडिया में पहले से ही चल रहा था, इस अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को एबॉलिश किया। प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी को डिस्क्राइब किया एज ए सुलर एंड एबुलर, यानी ये एक इंसल्ट फेयर नेम ऑफ इंडिया के ऊपर, ये एक दबा। फाइनली इसको एबॉलिश किया आर्टिकल 17 के अंदर में। फिर जो हिंदू टेम्पल्स पहले ओपन सिर्फ हाई कास्ट्स के लिए, मगर इंडिपेंडेंस के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ये टेम्पल्स सभी लोगों के लिए ओपन हुए, सबकी एंट्री इनमें हुई, इन टेम्पल्स में हुई। एक और डिबेट चल रहा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, वो ये था कि लोअर कास्ट्स को रिजर्वेशन दिया लेजिस्लेचर्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में, यानी इनके लिए रिजर्वेशन रखा पॉलिटिकल सीट्स और गवर्नमेंट जॉब्स में। ये एक अच्छा काम किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने। कुछ अनटचेबल्स ऐसे भी थे जिनको हरिजन्स बोलते, इनको भी पहले इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जगह नहीं, कोई रिजर्वेशन सिस्टम इनके लिए अवेलेबल नहीं। लेकिन एक मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में H.J. खांडेकर, इन्होंने ये बताया कि इन हरिजन्स के लिए अपर कास्ट्स के लोग ही रेस्पॉन्सिबल। इन्होंने कहा कि अपर कास्ट्स के लिए गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल, इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल, मगर लोअर कास्ट यानी इन हरिजन्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं। इसीलिए खांडेकर ने ये बोला कि अपर कास्ट्स ही इनके लिए रेस्पॉन्सिबल। इन्होंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी दिया, देखिए क्या, We were suppressed for thousands of years. You engaged us in your service to serve your own ends and suppressed us to such an extent that neither our minds nor our bodies and nor even our hearts work, nor are we able to march forward. कहने का मतलब कि thousands of years से इन अपर कास्ट्स ने हमको नीचे दबा दिया, उन्होंने हमको सप्रेस कर दिया, इतना दबा दिया है जिसकी वजह से ना हमारा माइंड काम कर रहा है, न हमारा जिस्म, न हमारा हार्ट, न ही हम आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे एक और स्टेटमेंट दिया नेहरू ने, देखिए क्या यहाँ पे दिया, नेहरू ने चीफ मिनिस्टर्स को लेटर्स भेजे, इसमें ये कहा कि इंडिया में जो मुस्लिम माइनॉरिटी में रहा करते थे, मगर हमें इनको धर्म के नाम पे नहीं दबाना, हमें इनको सिक्योर करना, इनको प्रोटेक्शन देना, हमें इनको इक्वल राइट्स देना, जैसा कि इनको ये लगता है, इनको ये महसूस होना कि हम भी देश के सिटीजन, जिस तरह यहाँ पे हिंदू धर्म के लोग, इसी तरह यहाँ पे हम भी। देखिए यहाँ पे अनटचेबल्स के साथ साथ आदिवासी या शेड्यूल ट्राइब्स, इनको भी रिजर्वेशन दिया सीट्स और जॉब्स में, जैसे कि शेड्यूल कास्ट्स। इसी तरह इनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता। ट्राइबल्स को मॉडर्न हेल्थ केयर और एजुकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं मिला, इनको इन चीज़ों से दूर किया। इनकी लैंड और फॉरेस्ट्स भी पावरफुल आउटसाइडर्स ने छीन लिया। आउटसाइडर्स का मतलब जैसा कि ब्रिटिश, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो बहुत से बदलाव आया। एक और डिबेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हुआ, वो ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर्स देना, इनके बीच में पावर्स डिस्ट्रीब्यूट करने की बात हुई। कुछ मेंबर्स ने ये बोला कि ज़्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को ही देना, यानी सेंटर को ही ज़्यादा पावरफुल बनाना। इन्होंने बोला कि अगर ज़्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेंगे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर्स मिला तो वो होल कंट्री को चलाएंगे, वो होल कंट्री को रन करेंगे। मगर कुछ मेंबर्स ने ये बोला कि प्रोविंसेस का मतलब यानी स्टेट्स, इन प्रोविंसेस को ही ज़्यादा ऑटोनॉमी और फ्रीडम दो। एक मेंबर मैसूर का, इसने बोला कि अगर सेंटर के पास ज़्यादा पावर्स रहेंगे तो वो होल कंट्री को नहीं चलाएंगे। इन्होंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में बैठ रहा था तो वो कैसे होल कंट्री को रन करेंगे। एक और मेंबर मद्रास, इनका भी यही माना कि प्रोविंसेस के पास ज़्यादा पावर्स होनी चाहिए। यानी कुछ मेंबर्स ने ये कहा कि ज़्यादा पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, कुछ मेंबर्स ने ये बोला कि ज़्यादा पावर्स प्रोविंसेस के पास होनी चाहिए। तो कुल मिला के कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया सेंटर और स्टेट्स के बीच में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का। कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बैलेंस बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके लिए एक अरेंजमेंट निकाला पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो इसने 3 लिस्ट्स बनाया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट डाला, इन सब्जेक्ट्स पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बनाएंगे। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट डाला गए, इन सब्जेक्ट्स पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बनाएंगे। तीसरा लिस्ट है कनकरेंट लिस्ट, इस लिस्ट के ऊपर दोनों यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बनाएंगे। 3 लिस्ट बनाया,
इस तरह से पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है सेंटर और स्टेट के बीच में। आपको समझ में ये अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ने निकाला। देखिए यहां से एक और बड़ा डिबेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हुआ, वो था इशू ऑफ लैंग्वेज के बारे में। बहुत से मेंबर्स ऐसे भी थे जिन्होंने बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ना, इसको तर्क करना, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज, अब हम ब्रिटिशर से आज़ाद हो गया, अब हमें इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करने की क्या ज़रूरत, इसलिए हम इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ेंगे, इसकी जगह पे हम हिंदी लैंग्वेज को यूज़ करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम इन लोगों के लिए जिनको हिंदी नहीं आती, इनकी भी अपनी ओपिनियन, इनकी ओपिनियन भी कुछ अलग थी। असेंबली में डिस्कशन चल रहा था कि कौन सी लैंग्वेज रखेंगे। कुछ मेंबर्स बोलते हैं कि हमें इंग्लिश आता है, कुछ मेंबर्स बोलते हैं कि हमें हिंदी आता है। तो इस तरह से इनके बीच में क्लैशेस हुए। एक मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जिसका नाम था टी कृष्णाचारी, इन्होंने वार्निंग दिया सब लोगों के बिहार पे, बोला कि अगर हिंदी लैंग्वेज को इम्पोज किया, अगर हिंदी लैंग्वेज को लागू किया तो फिर हम इंडिया से हट जाएंगे, हम इंडिया से अलग हो जाएंगे, हम इंडिया को छोड़कर चलेंगे। फाइनली एक अरेंजमेंट निकल कर आया, हिंदी को ऑप्शनल लैंग्वेज बना दिया, इसके साथ साथ इंग्लिश को भी कंटिन्यू रहा। इंग्लिश को यूज़ किया कोर्ट्स के अंदर, सर्विसेज में, एक स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ अगर कम्युनिकेशन करना तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज को ही यूज़ करना। इस तरह से एक बैलेंस बनाया लैंग्वेज के बारे में भी। देखिए यहाँ से लास्ट पैराग्राफ इस चैप्टर का, जो मैन लीडर्स इस समय पे एक्टिव थे, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, लेकिन ज़्यादातर इंपॉर्टेंट रोल इसमें किया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कम्युनिटी के चेयरमैन भी थे। ड्राफ्टिंग कम्युनिटी बेसिकली एक समरी इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। इन्होंने ये भी कहा कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में राइट टू वोट आता है, मगर इनइक्वलिटीज सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होने से ही ख़त्म नहीं हो जाएंगे, जब तक कि इनको इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और सोशल डेमोक्रेसी भी मिल जाएंगे। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब पॉवर्टी को ख़त्म करना, हर एक के पास रिसोर्सेज होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। सोशल डेमोक्रेसी का मतलब कि सोसाइटी में हाई कास्ट्स और लो कास्ट्स के बीच में जो क्लैशेस होते हैं, इनको ख़त्म करना, अपर कास्ट्स के लोग लोअर कास्ट के लोगों को नीचे दबाते हैं, उनको ख़त्म करना, इनके बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन उसको ख़त्म करना, ये सोशल डेमोक्रेसी में आता है। फॉर एग्जांपल, अगर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो मिल गई मगर इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और सोशल डेमोक्रेसी नहीं, तो सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मिलने से फ़ायदा तो नहीं, वो ना के बराबर। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मिलना तो ठीक बात है, गरीब लोगों को वोट डालने का राइट तो दे दिया, वो अपने लीडर्स को इलेक्ट करते, मगर जब इनको इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और सोशल डेमोक्रेसी नहीं मिल पाती तो फिर वोट डालने से या अपने मुताबिक किसी लीडर को इलेक्ट करने से क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा तो नहीं। इसीलिए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी भी ज़रूरी, तभी तो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि एक गरीब इंसान को पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और सोशल डेमोक्रेसी भी मिलना चाहिए, तभी तो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाता है। इस तरह से टॉपिक कंप्लीट हुआ।